वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का। तो बच्चों, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की कक्षा 10 की जो अध्याय 2 कृषि विज्ञान विषय कृषि विज्ञान का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय 2 में भू क्षरण तथा भू संरक्षण है। पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर दी हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कक्षा 10 की आपको जो है कृषि विज्ञान की पूरी क्लास इसी में मिलने वाली हैं। और इस साल जो है आपका 2024-25 में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वही 24 फरवरी से है, 12 मार्च तक है। तो आपका जो है 24 फरवरी से एग्ज़ाम भी है। तो बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम महामैराथन क्लास लाइव लेकर आने वाले हैं। जल्द ही आपके सामने ऑल चैप्टर का वन शॉट आपको फिल्टर कंटेंट मिलेगा, शॉर्ट में मिलेगा। कोई क्वेश्चन बैंक किसी भी प्रकार की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एक बार इसमें से पढ़ लेंगे आप। शॉर्ट में फिल्टर चीज़ मिलेगी और मॉडल पेपर भी सॉल्व कराया जाएगा। 24 फरवरी से पहले मॉडल पेपर और महामैराथन सेशन लेकर आऊँगा मैं। जो है आपका वन शॉट पूरा एक वीडियो में पूरे सब्जेक्ट जितना है, पूरे सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर एक वीडियो में एक दिन में बता दिया जाएगा। वो आपकी जो फरवरी 24 फरवरी के पहले 20 जनवरी के बाद जो है आपका वो महामैराथन सेशन चलेगा। तब तक आप हमारे चैनल में बने रहें और जो है हाँ, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम जल्द ही, क्योंकि चैप्टर वाइज आपके जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। हर चैप्टर का हर क्वेश्चन दीर्घोत्तरी, अति दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, उस प्रकार से हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आएगा, आप इसी तरह पढ़ेंगे। और हम जो है आपका हर चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे चैप्टर वाइज। और जो है आपका महामैराथन चलेगा ही, फिर मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे कक्षा 10 की कृषि विज्ञान की। आपको प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में पूरे चैप्टर का मिल जाएगा, जो कोरोना काल में हट भी गए थे, हटा दिया गया था, उनको नहीं रखा गया। बाकी जो 2024-25 के लिए है, यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 10 की कृषि विज्ञान, वो आपको इसी चैनल में मिलने वाली है। पूरा मिलेगा और जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। और जो है किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अध्याय 2 भू क्षरण तथा भू संरक्षण है। देखिए, शुरू करते हैं। भू क्षरण किसे कहते हैं? भू क्षरण को हम मृदा अपरदन भी कहते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? देखिए, आपके स्क्रीन पर है, क्या लिखा है। जब प्राकृतिक संसाधन पानी, हवा, भूमि की सतह से मिट्टी के कणों को बाहर बहाकर या उड़ाकर ले जाए तो यह मृदा अपरदन या भूक्षरण कहलाता है। इसको हम भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। जब प्रकृति के द्वारा हवा चलने पर क्या होता है, हम देखते हैं गर्मियों के सीजन में बच्चों रेत बहुत उड़ती है। रेत उड़ती है, धूल उड़ती है, तो मिट्टी का कटाव होता है, जिस कारण, जैसे पानी है, बरसात के सीजन में आपने देखा होगा जिन खेतों की जुताई हो जाती है, उन खेतों में अक्सर ढलान वाले खेतों में पानी बरसात के सीजन में एक नाली टाइप बना देता है, वो काट देता है। मिट्टी के कटाव को ही हम भूक्षरण या मृदा अपरदन कहते हैं। अब देखिए, ये हमारी डिफिनीशन हो गई मृदा अपरदन की। अब मृदा अपरदन क्या होता है कि जब प्राकृतिक संसाधन पानी व हवा भूमि की सतह से मिट्टी के कणों को बहाकर या उड़ा कर ले जाए तो यह मृदा अपरदन या भूक्षरण कहलाता है। क्या है अगली पंक्ति में क्या है? मृदा की ऊपरी परत 6 से 9 इंच तक मोटी होती है, जो कृषि योग्य एवं उपजाऊ होती है। 6 से 9 इंच तक ही क्या होती है? उपजाऊ होती है। मृदा के कणों को कितना भी सूक्ष्म रूप से भरा जाए, परंतु इसके बाद भी इसके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, इसी को हम रंध्रावकाश कहते हैं। मान लो यह हमारी मिट्टी है, यह हमारी मिट्टी है बच्चों। समझने के लिए रंध्रावकाश क्या है, तो हम ये मिट्टी है हमारी पूरी इस तरह रहता है पृथ्वी में, तो इसके
मान लो जुताई किया हमने तो कुछ इस प्रकार से बड़े बड़े ढेले रहते हैं। इन ढेलों में हम कितना भी महीन महीन क्यों ना इनको पाटा लगा कर या किसी यांत्रिक भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा हम महीन कर दें, लेकिन इनके अंदर कुछ न कुछ थोड़ा सा जगह रहती है। इसी जगह को और इसी रिक्त स्थान को, ये जो कड़ा है, इन कड़ों के अंदर जो छोटा छोटा जगह होता है, इन्हीं कड़ों को हम रंध्रावकाश कहते हैं बच्चों। इन्हीं कड़ों को क्या कहते हैं हम? रंध्रावकाश। इन्हीं कड़ों को हम कहते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो हम इन्हीं कड़ों को जो मिट्टी के बीच बीच बने होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रंध्रावकाश कहते हैं। देखिए भूक्षरण के प्रकार कितने हैं। भूक्षरण या मृदा अपरदन, इसी को हम क्या कहते हैं? भूक्षरण। इसी को हम कहते हैं मृदा अपरदन। क्या कहते हैं इसी को? इसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं, या मिट्टी का कटाव क्या कहते हैं? मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटना ही भूक्षरण या मृदा अपरदन है। तो भूक्षरण को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। दो प्रकार से देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए वायु अपरदन। पहला अपरदन है हमारा वायु अपरदन। क्या है वायु अपरदन? क्या है इसको समझते हैं। पहले वायु के द्वारा या हवा के द्वारा किस प्रकार से हमारी मिट्टी कटती है, इसको समझते हैं। इसमें लिखा है, जब तीव्र वायु के कारण भूमि की सतह के कण वायु के साथ उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो यह वायु अपरदन, वाइंड इरोजन कहलाता है। इसी को हम वायु अपरदन कहते हैं। जो हवा के द्वारा कटता है, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में तेज हवाएं चलती हैं तो उसके साथ धूल भी उड़ता है। तो रेतों में ये ज़्यादा होता है, जहाँ रेतीली भूमि होती है वहाँ ज़्यादा उड़ता है, क्योंकि वो पहले से भुरभुरी इतनी वो होती है कि उड़ जाती है। तो वो उसके द्वारा जो कटाव होता है हवा के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? वायु अपरदन। उसी को हम कह देते हैं। क्या लिखा है आगे? इस तरह की भूमि उपजाऊ तथा कृषि योग्य नहीं रह जाती। वायु अपरदन में वायु द्वारा भूमि के सूक्ष्म कण तथा हल्के व जीवाणु युक्त कण धीरे धीरे क्षरित हो जाते हैं, क्षरण हो जाए या कट जाते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? कण जो हल्के सूक्ष्म होते, छोटे छोटे, और उपजाऊ नहीं रह जाती। फिर इसमें किसी भी प्रकार की फसल लगाएंगे, उगाएंगे, तो फसल सही से सर्वाइव नहीं करेगी, उगेगी नहीं बच्चों, क्योंकि ये उसकी उपजाऊ जो मिट्टी होती है वह उड़ चुकी होती है हवा के माध्यम से। ठीक, तो आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में इस प्रकार से हवा चलती है, और हवा के साथ साथ कुछ धूल के कण भी उड़ते हैं। तो और ये मान लो हमारी पृथ्वी है कुछ इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से जो है उड़ जाता है पूरा हमारा, और उपजाऊ शक्ति भी उड़ जाती है। चलिए अगले चीज़ देखते हैं। अगली पंक्ति में वायु अपरदन के प्रकार। देखो हम एक स्लाइड ऐड कर दें। देखिए बच्चों आ गया है वायु अपरदन के प्रकार। अभी आपने पढ़ा क्या? वायु अपरदन। वायु अपरदन क्या है? अब वायु अपरदन के प्रकार। अब वायु अपरदन कितने तरह के होते हैं, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों वायु अपरदन लिखा है, वायु अपरदन या वायु क्षरण को हम कितने भागों में बांटते हैं? वायु क्षरण को आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। वायु अपरदन या वायु क्षरण को हम 5 भागों में विभाजित किया जाता है। हम 5 भागों में बांटते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? अपकर्षण। अपकर्षण में क्या है? जब ढेलेदार तथा भारी मिट्टी वायु के प्रभाव से धीरे धीरे घिसती रहती है तथा मिट्टी के कण उत्परिवर्तन द्वारा स्थानांतरित होते रहते हैं, तब इसे क्या कहते हैं? अपकर्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। तभी अपकर्षण होता है बच्चा। क्या होता है कि जब ढेलेदार तथा भारी मिट्टी होती है, कोई इस तरह का, कोई ढेलेदार है इस तरह का, भारी मिट्टी है कोई, तो क्या होगा उसमें? कलर चेंज करते हैं। उसमें क्या होगा कि भारी मिट्टी वायु के प्रभाव से धीरे धीरे क्योंकि ये भारी है तो एकाएक तो उड़ नहीं जाएगा हवा में, तो ये धीरे 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 धीरे
निकलेगा इसमें, जब धीरे धीरे निकलता है ना, तो इसी को अपकर्षण कहते हैं, क्योंकि भारी मिट्टी को धीरे धीरे उड़ाती है हवा, इसलिए ये अपकर्षण हो गया है। अपकर्षण क्रिया इसे कहते हैं। अपकर्षण विधि से ये स्थानांतरित क्या होता है, मिट्टी के कण उत्परिवर्तन द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं, वो किस में, बालू में, रेत में, तो फिर स्थानांतरित हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या है हमारा, ये स्थानांतरण होता है। मान लो यहाँ पर है हमारी मिट्टी और यहाँ से उड़कर जो है यहाँ पर पहुँच गई, तो यह स्थानांतरण यहाँ से यहाँ पहुँच गई हमारी मिट्टी। ठीक, तो स्थानांतरित होते रहते हैं, तब अपकर्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्या है, डेटसन। डेटसन क्या है, जब मेड़बंदी की गई मृदा के कण वायु के प्रभाव से इधर उधर गिरकर गलियों में जमा हो जाते हैं। कहाँ पर, गलियों में जमा हो जाते हैं, तो इस प्रकार को डेटसन कहते हैं। इस अपरदन को हम क्या कहते हैं, डेटसन कहते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका एफ्लेशन। एफ्लेशन का, इस वायु अपर्दन में महीन कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। इसमें वायु के अपर्दन में महीन कण जो होते हैं, एकदम से महीन बारीक, जिसे बालू का कण होता है, उड़ जाते हैं, जो किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। एफ्लेशन क्रिया द्वारा सिल्ट एवं क्ले, सिल्ट मिट्टी होती है एक प्रकार की, मिट्टी के प्रकार में आता है, एवं क्ले, क्ले कण मिट्टी से अलग हो जाते हैं तथा मिट्टी में बालू के मोटे कण बच जाते हैं, क्योंकि बालू के कण जो बड़े होंगे, मोटे होंगे, तो वो नहीं उड़ पाएंगे और बाकी सब उड़ जाएंगे। इसी को एफ्लेशन कहते हैं। अगला है आपका एफ्ल्यूशन। एफ्ल्यूशन क्या होता है, जब वायु अपर्दन में मिट्टी पर वायु का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे इसमें गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके उपरांत मिट्टी के कण हवा में उड़ जाते हैं तथा भारी मृदा कण की सतह पर विसर्पण करते हैं, तब इसे एफ्ल्यूशन कहते हैं। इस क्रिया को, इस विधि को एफ्ल्यूशन कहते हैं। कब, जब वायु अपर्दन मिट्टी पर वायु का सीधा प्रभाव पड़ता है, वायु का सीधा प्रभाव पड़ता है, तब हवा में उड़ जाते हैं तथा भारी मृदा कण की सतह पर विसर्पण होता है, तब इसको एफ्ल्यूशन कहते हैं। अगला क्या है आपका, वाहिर्वेधन। वाहिर्वेधन क्या है, वाहिर्वेधन अपर्दन भारी एवं मोटे कणों वाली बलुई मिट्टी में होता है। ये बलुई मिट्टी में अक्सर होता है, जो है तो मिट्टी में होता है। इसमें मिट्टी के कण बहुत तेज गति से बहती हुई हैं, बहुत तेज गति से बहती हुई हवा के कारण स्थानांतरित हो जाती हैं। ठीक, ये आपका हो गया बच्चा। अगला है आपका, देखो अगला है आपका वायु अपर्दन की रोकथाम। अच्छा, वायु अपर्दन होगा तो हम इसकी रोकथाम भी करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि भाई हमारी ज़मीन जो है, हमारी फसलें वहाँ पर हमारी खेत में उगेगी नहीं, फसल ही नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, तो वायु अपर्दन को, हम मिट्टी के कटाव को जो वायु के द्वारा उसको रोकेंगे। तो उसको रोकथाम के उपाय क्या हैं, वायु अपर्दन की रोकथाम के लिए हम क्या कहते हैं, निम्नलिखित उपाय करते हैं। कौन कौन से, खेतों में फसलों की बुआई क्रमबद्ध तरीके से वायु के विपरीत दिशा में करना चाहिए। मान लो वायु इस दिशा में चलती है ना, तो हमें फसलों को इस दिशा में, खेत को इस प्रकार रहता है, तो हम वायु उसको, फसल को हम इस तरह लगाएंगे, इस दिशा में लगाएंगे, क्योंकि हवा हमारी इस दिशा में चलती है, तो फसलों को हम जो है विपरीत दिशा में इधर को लगाएंगे, इधर को झुकी हुई होना चाहिए, तो फिर हमारा जो है वायु अपर्दन नहीं होगा। अगला है आपका क्या है, खाली पड़ी भूमि पर घास उगाना चाहिए। हाँ जरूर, बिल्कुल, बहुत सही है। खाली पड़ी जमीन पर हमें क्या उगाना चाहिए, घास उगाना चाहिए। घास उगाने से क्या होगा बच्चा, मिटा दें। घास उगाने से, मान लो ये आपका खेत है इस प्रकार से, अब इसमें मान लो हम लोग क्या करते हैं, हरी घासें उगाते हैं, इसमें हरी घासें उगा देते हैं, तो हमारा मान लो हवा चली इधर से इस तरह तेजी से, तो इसके साथ हवा में हमारी मिट्टी कटकर
नहीं उड़ पाएगी, हमारी मिट्टी ज्यों का त्यों रहेगी, क्योंकि इसमें घास है, घास के ऊपर से हवा निकल जाएगी, तो हमारा जो है भू क्षरण नहीं होगा। अगला क्या है आपका, पशुओं के लिए चराई चारागाह को समाप्त कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सही इसने कहा है, पशुओं के लिए चराई और चारागाह समाप्त कर देना चाहिए। मान लो कि ये कोई चारागाह है और यहाँ पर हम ले जाएंगे कोई गैया को, हाँ तो गाय क्या करेगी, गाय के जो पैर होते हैं, भैंस के पैर होते हैं, सांड के पैर होते हैं, तो वो नीचे से बहुत वो होते हैं, सख्त होते हैं, तो हमारी मिट्टी को क्या काटते हैं, तो वह फिर हवा में उड़ती है, तो इसलिए हमें चारागाह को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल इसने सही कहा, चारागाह को हमें क्या करना चाहिए, समाप्त कर दें। यहाँ पर चारागाह ही नहीं रहेगा तो पशु चरने नहीं जाएंगे, पशु चरने नहीं जाएंगे तो हमारी मिट्टी बची रहेगी, हमारा खेत भी सेफ रहेगा। तो अगली पंक्ति में क्या है, अगला नंबर में बता रहा है, कह रहा है ग्रीष्म काल में फसल बोने से तीव्र हवा द्वारा मृदा के कण नहीं उड़ पाते। ग्रीष्म काल माने गर्मी के सीजन में, वायु हमारी तेज गर्मी के सीजन में ही चलती है, तो उस सीजन में क्या करना चाहिए, फसलें बोना चाहिए, तो हवा द्वारा मृदा के कण नहीं उड़ पाते। अगर गर्मी के सीजन में हम फसल लगा देंगे बच्चा, तो हवा हमारी फसल को जो है प्रभावित, फसल के द्वारा हमारी मिट्टी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर फसल नहीं रहेगी, उसमें कुछ लगा नहीं रहेगा तो उड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर डायरेक्ट उसका प्रभाव मिट्टी पर पड़ेगा हवा का। अगला है 5वां नंबर, भूमि में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि मृदा को मजबूती मिल सके। अगला है खेतों में चारों ओर मेड़बंदी करानी चाहिए। बिल्कुल चारों ओर, मान लो ये हमारा खेत है तो इसके चारों ओर हम क्या कराएंगे, मेड़बंदी कराएंगे। इस तरह से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मेड़ बना देंगे तो हमारी जो मिट्टी है तो इसके बाहर नहीं जा पाएगी, हमारी मिट्टी इसके बाहर नहीं जा पाएगी, इस मेड़ मेड़ के बाहर नहीं जा पाएगी। अगला क्या है, अगला है 7वां नंबर में है, खेतों में अधिक से अधिक जैव पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जैव पदार्थ मिट्टी के कणों को बांध रखते हैं। बिल्कुल सही है, जिससे वे हवा द्वारा उड़ नहीं पाते, फिर वो हवा में नहीं उड़ पाए, क्योंकि वो बंधे रहेंगे तो कैसे उड़ा पाएगा, नहीं उड़ा पाए। अगला आपका है जो है वो है जलीय अपर्दन। जल के द्वारा अपर्दन होता है, जो पानी के द्वारा अपर्दन होता है, या मिट्टी जो हमारी पानी के द्वारा कट जाती है। बरसात के सीजन में देखा होगा अक्सर नालियों में मिट्टी कट कर बह ही जाती है, सींचते टाइम आपने देखा होगा मिट्टी कटती रहती है। इसमें क्या है, लिखा है मृदा कणों का जल द्वारा बहाव और कटाव होने की क्रिया को जल क्षरण कहते हैं। देखिए लिखा ना, वाटर इरोजन, यानी कि मृदा का कटाव जो होता है, हमारा बहाव या कटाव, वो किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। तो जल के द्वारा होता है। भूमि पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो भूमि के कणों को अपने अंदर विलय कर बहा ले जाती है, जिससे जलीय अपर्दन कहते हैं। इसी को हम जलीय अपर्दन कहते हैं, वो अपने साथ बहा ले जाता है पानी के साथ। अगला है आपका जलीय अपर्दन या क्षरण के कारण। अच्छा, जलीय अपर्दन या हमारा जल के द्वारा अपर्दन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। कह रहा है कि जलीय अपर्दन के कारण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से। वनस्पति का प्रभाव, भूमि की ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे उगाने से पानी द्वारा भूमि का कटाव नहीं होता। बिल्कुल सही है, परंतु जब भूमि वनस्पतिहीन हो जाती है, यानी वनस्पति नहीं होती, उसमें पेड़ पौधे नहीं होती, तो भूमि का कटाव अधिक होने लगता है, भूमि फिर ज़्यादा कटेगी, भूक्षरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमि का ढालू होना, मान लो कोई हमारी ज़मीन है, कुछ इस प्रकार से है ज़मीन, इस प्रकार से पहाड़ों में देखा होगा आपने, हमारी ज़मीन कुछ इस प्रकार से है, मान लो टीला टाइप इस तरह से। तो जब पानी बरसेगा, मान लो यहाँ से इस तरह बरसेगा, तो यह ढालूदार है, तो यहाँ से पानी के साथ साथ मिट्टी भी हमारी क्या होगी, बहेगी ना, पानी के साथ साथ हमारी मिट्टी भी बहेगी। तो लिखा है कि भूमि का ढालू होना, जलीय अपर्दन का कारण क्या है, भूमि का ढाल होना, क्योंकि ज़मीन हमारी ऊबड़ खाबड़ है, ढाल है, इसलिए जो है हमारा मृदा का कटाव होगा, अधिक होगा। ठीक, अच्छा।
वो क्या है कह रहा है, ढालू भूमि होने के कारण पानी का बहाव तीव्र गति से होने लगता है, जिससे मृदा कटाव तेजी से होने लगता है। भूक्षरण का प्रमुख कारण यही है। ठीक, देखिए जलीय पर्दन के उपाय क्या है, इसको बचाने के उपाय क्या है, हम जलीय मृदा को किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, जलीय मृदा हमारा ना हो, जलीय मृदा को रोकें हम, किस प्रकार से रोक सकते हैं। जलीय पर्दन के बचाने के निम्नलिखित उपाय हैं, कौन कौन से हैं। वृक्षारोपण करना चाहिए पहला। सेकंड, समतल भूमि का निर्माण करना चाहिए, हाँ भूमि जो हमारी ऊबड़ खाबड़ न हो। समोच्च रेखीय जुताई करना चाहिए, इस तरह जुताई इस तरह हमेशा करना चाहिए समोच्च रेखी में, ये नहीं कि एक बार इस तरह जोता इसी तरह जोते रहेंगे एक ही तरफ में, नहीं तो फिर वो इधर को बहेगा। अगर इधर भी जोतेंगे इधर भी जोतेंगे तो फिर हमारा बहा नहीं पाएगा, क्योंकि समोच्च में करे रहेंगे तो फिर कहाँ से बहा पाएगा। और क्या है, मेड़बंदी करना चाहिए बिल्कुल खेत के चारों ओर। ये मान लो हमारा खेत है, अगर हमने इसके चारों ओर मेड़बंदी करा दी इस तरह, तो इसके बाहर हमारी इस मेड़ के बाहर जो है पानी बहकर नहीं जा पाएगा। अगला है भूक्षरण या मृदा अपरदन से होने वाली हानियाँ। भूक्षरण से क्या क्या हमको हानियाँ मिलती हैं, किसान को क्या क्या हानि हो सकती है भूक्षरण से, इसको पढ़ेंगे हम। लिखा है कि भूक्षरण से मृदा या मृदा अपरदन से होने वाली हानियाँ क्या है, होने वाली हानियाँ तो जो है निम्नलिखित प्रभाव से होती हैं कृषि में। क्या है, पहला है फसल उत्पादन में कमी, बिल्कुल कमी हो जाएगी, उपजाऊ शक्ति उड़ चुकी होती है। जल की हानि होगी, बिल्कुल होगी। उत्पादन शक्ति में कमी, बिल्कुल उपज कम हो जाएगी। मान लो किसी कुंटल में, मान लो किसी खेत में वैसे रेंडमली मान लो वही लगभग 8 कुंटल प्रति बीघा गेहूँ होता है। मान लो एक बीघे में 8 कुंटल गेहूँ होता है, तो उसमें क्या होगा कि उत्पादन शक्ति में कमी आ जाएगी, तो उसमें फिर 3 कुंटल होगा। फिर जब 3 कुंटल आ गया तो उत्पादन में कमी आ गई हमारी। ठीक, और क्या है, अगला है कृषि कार्यों में बाधा, बिल्कुल कृषि कार्यों में बाधा होगी। मृदा क्षरित पदार्थों का कृषि योग्य भूमि पर एकत्रीकरण करना। अब भू संरक्षण क्या है, देखिए अभी तक हम भू क्षरण के विषय में पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे भू संरक्षण। भू संरक्षण के विषय में हम पढ़ेंगे। अब भू संरक्षण का मतलब होता है, समझ लो पहले फिर पढ़ें। भू संरक्षण का मतलब होता है कि जमीन को बचाना या खेत को हमारे बचाना, खेत को बचाना ही भू संरक्षण है। किसी चीज़ को बचाना, उसका संरक्षण करना, अपने एंड से उसको हम खराब ना होने दे, उसको बचा ले, वही संरक्षण होता है। तो भू संरक्षण माने जमीन को बचाना या जमीन को खराब ना होने देना। तो हमारी ज़मीन किस प्रकार से खराब होती है, हम उसको किस प्रकार से बचा सकते हैं। इसमें लिखा है, जब भूमि की लवणता अम्लीयता तथा अपरदन को रोकने के लिए उचित उपाय करते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, भू संरक्षण कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इसी को हम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम सॉइल कंजर्वेशन इसी को कहते हैं, भू संरक्षण इसी को हम कहते हैं। ठीक, मैं इसलिए बच्चा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको जो है बाद में ऐसी दिक्कत ना जाए पढ़ने में। मान लो आपने स्क्रीनशॉट मारा या आपने दोबारा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा ही। अगर आप स्वयं वीडियो रोक कर पढ़ना चाहें तो पढ़ सके, इसलिए मैं इसको सबको क्या करता हूँ, इनको जो अंडरलाइन किया होता हूँ इसको सबको मिटा देता हूँ समझाने के बाद। ठीक, फिर से वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए एक वैज्ञानिक हुए एच बायनेट नाम के वैज्ञानिक हुए, उनके अनुसार है भू संरक्षण की परिभाषा क्या है। भू संरक्षण भूमि को इस प्रकार प्रयोग किया जाने का विषय है जिस प्रकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। अगला है बच्चा भू संरक्षण के उपाय। भू संरक्षण के उपाय, अब हम भू संरक्षण को किस प्रकार से कर सकते हैं, इसी के उपाय दिया गया है इसमें। तो क्या है, भू संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। भू संरक्षण के उपाय क्या है, निम्नलिखित हैं।
क्या है, वृक्षारोपण द्वारा वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है, जिससे भूमि के कटाव को रोका जा सके तथा जल की तीव्र गति को नियंत्रित किया जा सके। धारा तटबंधक बनाकर नदियों के किनारों की भूमि का अपरदन या क्षरण होने से बचाया जा सके। लिखा है कि अगला है, जिस स्थान या क्षेत्र में जल प्रवाह अधिक होता है वहाँ बांध का निर्माण किया जाता है। घास मिट्टी एवं पानी के बहाव को रोककर भूमि की रक्षा करती हैं। खेतों में वर्षा की खेती से पूर्व मेड़बंदी करनी चाहिए, जिससे खेत का पानी बाहर नहीं निकलता तथा मिट्टी में ही सूख जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृदा में नमी बनी रहती है। समझ रहे हो बच्चा? ये हमारे भू संरक्षण के उपाय हैं। बस बच्चा बच्चों आज का चैप्टर यहीं तक, और जो है आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। देखिए कितने स्लाइड है, 7 स्लाइड हैं हमारे पास। ठीक, तो बच्चों हम मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो इस चैप्टर में या अगले चैप्टर में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छापें। हाँ, आपको जो है अलग से वीडियो दे दिया जाएगा आपके प्रश्न का, या उसी कमेंट में आपको पेस्ट कर दिया जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। अगर इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो या प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए पढ़ने में, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।